Hello student, hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने आपको उत्पत्ति का ह्रास नियम को समझाया था. ओके, कि उत्पत्ति का ह्रास नियम जैसे कि आपको बताया था कि जब हम किसी भी उत्पादन में कुछ साधन तो स्थिर हों, जो भी हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, उसमें कुछ साधन तो स्थिर हों लेकिन कुछ साधनों में हम वृद्धि करें तो हमारी जो उत्पादन दर है वो घटती हुई दर से प्राप्त होती है. ये बताया था मैंने आपको उत्पत्ति ह्रास नियम. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी बताया था आपको मैंने कि ये नियम कृषि पर लागू होता है अधिकतर. तो जैसे एक किसान के पास सपोज करो भूमि तो एक स्थिर साधन है, लेकिन उसमें जो भी जैसे मशीनरी, मटेरियल, बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये परिवर्तनशील साधन हैं और उन साधनों में वो वृद्धि करता है. तो वृद्धि करने से जिस अनुपात में वो साधनों में वृद्धि करता है उस अनुपात से कम उत्पादन में वृद्धि होती है और घटती हुई दर से प्राप्त होती है. तो इसी प्रकार से उत्पत्ति का ह्रास नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं तो हमें उत्पादन घटती हुई दर से प्राप्त होता है. ओके स्टूडेंट, अब बात आती है, आज हम इस वीडियो में आपको नियम की मान्यताएं और नियम की क्रियाशीलता के कारण कि हम इस नियम को मतलब ये क्यों लागू होता है नियम, इसके कारण क्या है, या नियम की मान्यताएं, ये दोनों टॉपिक आज एक्सप्लेन में कराएंगे. जैसा कि देखिए स्टूडेंट, नियम की मान्यताएं. फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन के साधनों के सहयोग अनुपात में इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सकता है. देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज के जो हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं. कॉम्बिनेशन होता है बेटा, जैसे सपोज करो एक उत्पादन का साधन है भूमि, 5 बीघे ज़मीन है आपके पास, तो अब उसमें किस प्रकार से सहयोग बनाओगे, मशीन का किस प्रकार से, उसमें पानी कितना लगाओगे, उसमें जो बीज है वो कितना उसमें लगाओगे, दवाइयाँ कितनी उसमें लगाओगे, किस अनुपात में लगाओगे, ये सब कॉम्बिनेशंस होते हैं. तो जो भी हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं. ओके. सेकंड पॉइंट है एक अथवा एक से अधिक साधन स्थिर रहने चाहिए. यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम उसी स्थिति में लागू होगा जहां पर उत्पादन के कुछ साधन स्थिर हों, कम से कम एक साधन या एक से अधिक साधन स्थिर हों. ओके. थर्ड पॉइंट, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप रहनी चाहिए. देखिए स्टूडेंट, इसमें जो भी परिवर्तनशील साधन की इकाइयां हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, यूनिट्स. आपने देखा है जैसे कि आप सपोज करो उत्पादन का कोई भी एक साधन ले लेते हैं, बीज ले लिया हमने, तो अगर आप उत्पादन के साधन में वृद्धि कर रहे हो तो सभी बीज एक ही प्रकार का एक जैसा होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयों का पर्याप्त प्रयोग हो चुका हो. यानी कि जो हम परिवर्तनशील साधन प्रयोग में ला रहे हैं उन इकाइयों का पहले से भी प्रयोग हो चुका होना चाहिए, तभी ये जो आपका उत्पत्ति का ह्रास नियम है वो लागू होगा. जैसे आपने देखा है कभी कभी हम अपने खेत में नया बीज ला के डालते गेहूँ का फॉर एग्जाम्पल, तो उस समय उत्पादन अधिक होता है उस अनुपात से भी, जिस अनुपात में हमने साधनों का प्रयोग किया, जिस अनुपात में हमने बीज लगाया उसमें, उस अनुपात से उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है. लेकिन यदि आप पुराने जो बीज है उसी को आप लगाओगे और आप बीज को बढ़ाओगे, उसमें खाद को बढ़ाओगे, जो भी साधन है उसको बढ़ाओगे, तो वह वृद्धि तो होगी उत्पादन में लेकिन कम मात्रा में. राइट. 5 पॉइंट, उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. देखिए स्टूडेंट, प्रोडक्शन जो टेक्निक है प्रोडक्शन करने की, उस टेक्निक में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए. कभी कभी देखो स्टूडेंट, टेक्निक चेंज होने से भी प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाती है.
ठीक है। जैसा आपने देखा है, कोई भी प्रोडक्शन ले लो, उसकी टेक्निक चेंज कर रहे हो, अच्छी हाई क्वालिटी की टेक्निक से करोगे तो आपका हाई प्रोडक्शन होगा। तो जो टेक्निक है प्रोडक्शन करने की, उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट, नियम का संबंध वस्तु की भौतिक मात्रा से, उसके मूल्य से नहीं। इस नियम का जो संबंध है, कौन से नियम का? उत्पत्ति ह्रास नियम का। इस नियम का जो संबंध है वो वस्तु की भौतिक मात्रा से है, जिसको हम उत्पादन करते हैं, ना कि उसके मूल्य से। मूल्य से नहीं है, मूल्य चाहे कितना भी वृद्धि हो या कम हो। जैसे पेन है, हमने पेन का उत्पादन किया, तो इस नियम का संबंध सिर्फ इस पेन के उत्पादन से है, इस बुक के उत्पादन से है, ना कि इनके मूल्य से। ओके, अब बात आती है, देखिए स्टूडेंट, नियम की क्रियाशीलता के कारण, यानी कि ये नियम किन किन उसमें लागू होता है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है, एक अथवा कुछ साधनों का स्थिर होना। देखिए स्टूडेंट, ये नियम उसी कंडीशन में लागू होता है, उसी स्थिति में माना जाता है जहाँ पर उत्पादन के कुछ साधन स्थिर हों और कुछ साधन परिवर्तनशील हों। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उत्पत्ति ह्रास नियम में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होने चाहिए और कुछ साधन परिवर्तनशील होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। देखिए इस नियम में क्या होता है कि जो उत्पत्ति के साधन हैं वो एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं, एक दूसरे साधन के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे एक साधन है मशीन, उत्पत्ति का एक साधन है मशीन, लेकिन दूसरा साधन है सपोज करो मटेरियल। तो क्या हम मटेरियल को मशीन की जगह प्रयोग कर सकते हैं? यदि हम मटेरियल का ही प्रयोग करें, मशीन का प्रयोग नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में तो उत्पादन होना मुश्किल है। तो इसी प्रकार से इस नियम में उत्पत्ति के जो साधन हैं वो एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। प्रत्येक साधन अपने आप में उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर हम एक साधन को भी हटाते हैं तो वहाँ उत्पादन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये नियम उसी कंडीशन में लागू होगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट उत्पत्ति के ह्रास नियम की व्याख्या, उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण, ये 3 टॉपिक मैंने आपको उत्पत्ति ह्रास नियम में पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको उत्पत्ति ह्रास नियम की महत्व बताऊंगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो भी आपका है उत्पत्ति ह्रास नियम, और आपको परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। तो सभी स्टूडेंट लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।